Hello students, class 9th. Today we will start chapter 2 Constitutional Design. किसी किसी बच्चे की बुक में बेटा ये चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस इज़ चैप्टर 2. इसमें हमारा एक पार्ट जो है बेटा, जो साउथ अफ्रीका का पार्ट है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है. हमें उसके आगे का देखना है. ठीक है, हमें लेना है 3.3 से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमें यहाँ से शुरू करना है. इसके अंदर 2 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था. एक तो साउथ अफ्रीका और दूसरा इंडिया. साउथ अफ्रीका वाला पार्ट बेटा लास्ट ईयर से डिलीट है. अगर दोबारा इसको ऐड किया जाता है तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे. आज हम शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी, ये सब हमें आज इस चैप्टर नंबर 2 में देखना है. देखिए क्या कहता है बेटा. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. जैसे कि साउथ अफ्रीका का हमने आप लोगों ने पढ़ा नहीं, जब आप क्लास में आएंगे तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको बता दूंगी. साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह कहता है कि भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ड्राफ्ट यानी कि तैयार किया गया. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. हमारी जो कंट्री है इंडिया, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी है और डाइवर्स यानी कि विभिन्नताएं भरी पड़ी हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी टास्क, आसान काम नहीं था. At that time the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. ये वो समय था जब लोग अपनी गुलाम की हैसियत को छोड़कर सिटीज़न यानी नागरिक की हैसियत को पाने जा रहे थे. पहले हम ब्रिटिशर के क्या थे बेटा, गुलाम. तो अब हम क्या होने जा रहे थे, नागरिक अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के. द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. जबकि आप सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो किस में पार्टीशन हुआ, उसका था रिलीजियस बेसिस के ऊपर. एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, जो काफ़ी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस यानी जो तबाही वाला, दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए साबित हुआ. क्या नेक्स्ट देखिए आप. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जो पार्टीशन से रिलेटेड वायलेंस होता है उसमें दोनों तरफ से करीब 10 लाख लोग मारे जाते हैं. देर वाज अनदर प्रॉब्लम, फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. अंग्रेज़ जाते जाते ये बता कर गए कि अगर आप जो प्रिंसली यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा कंट्री था, रियासतें थी जिनमें छोटे छोटे राजे रजवाड़े उस समय पर भी अपना रूल कर रहे थे, उनको ये कहा गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे आप भारत में, इंडिया में मिल जाए, या आप किसी में नहीं मिलना चाहते तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. द मर्ज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. ये काफ़ी मुश्किलों भरा काम था कि किस तरह से इन सभी को मिला करके मर्ज किया जाए और एक इंडिया यानी भारत बनाया जाए. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जो अपना भारत का, कंट्री का ये जो फ्यूचर है ये इतना सिक्योर उस समय नहीं दिखता था बेटा, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था. The makers of the constitution had an anxiety about the present and the future of the country. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो लोग थे उनके लिए यह काफ़ी चिंता का विषय था कि किस तरह से जो कंट्री है वो प्रेजेंट क्या है उसका और उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए. Our next stanza है the path of the constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the maker of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not. एक हमारे पास एडवांटेज थी जो साउथ अफ्रीका के लोगों के पास नहीं थी. वो क्या थी बेटा, हैव टू क्रिएट ए कॉन्शियस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक. कि भारत जो है किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए जो कॉन्शियसनेस पहले से ही एक सभी की सहमति थी वो बन चुकी थी.
मच ऑफ द कॉन्शियसनेस हैड इवोल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमारी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल तेज हुआ 1920 के बाद, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए कंट्री में आज़ादी को लेकर, इंडिपेंडेंट को लेकर। तो उस समय पर काफ़ी चीज़ें थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो हमें लगता था कि जब भी हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम अपने कंट्री में ये सारी चीज़ें लागू करेंगे। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल। हमारा जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे बेटा, वो सिर्फ अपने फॉरेन रूल को लेकर नहीं थे कि हमें सिर्फ जो है आज़ादी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बता चुके थे। इट वाज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड द ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमारी जो कंट्री है उसको, ये जो स्ट्रगल था उसको दोबारा बनाने को लेकर, अपनी जो सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, उसको चेंज करने को लेकर था। देयर वाज शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। Such difference exists even today, yet some basic idea had come to accept by almost everyone। जब भी हमारे इसकी शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंट के बाद, तो काफ़ी चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस थे आपस में, लीडर्स को, लोगों को लेकर, लोगों में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अपने जो इश्यूज़ थे या बेसिक आइडियाज़ थे जिनके ऊपर सभी की, ऑलमोस्ट जो है सभी की क्या थी बेटा, सहमति थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ इश्यूज़ पहले भी थे जो आज भी रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो बेसिक आइडिया है वो सभी उसके फेवर में थे। एज़ फार बैक एज इन 1928, अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 1928 की बात करते हैं। मोतीलाल एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कभी अपने बिहाफ पर मोतीलाल और 8 जो अदर लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने संविधान लिखा था, ड्राफ्ट किया था। In 1931, the resolution at Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। इन लोगों ने 1931 में जो कराची में सेशन हुआ था, उसी में डिसाइड किया था कि इंडिया का जो है किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ड्वेल्ट यानी कि इन्होंने पहले से ही प्रस्तावना रूपरेखा तैयार कर ली थी। बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड ऑन इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब किन किन चीज़ों के ऊपर हम पहले से ही कमिटेड कर चुके थे कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो अपना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा राइट टू फ्रीडम, सभी को फ्रीडम का राइट, इक्वलिटी, समानता, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अगली जो चीज़ थी वो कि जितने भी माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनकी राइट्स को लेकर प्रोटेक्ट करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट के टाइम पर पहले से ही लिखा, मतलब पहले से इन बातों पर अपना जो है एक सभी का कॉन्शियसनेस कहें या मतलब सभी की सहमति बन चुकी थी। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the Constitution। इन सब के बारे में पहले ही हमने बातचीत कर रखी थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो अपना फैमिलियरिटी यानी हम पहले से ही जान चुके थे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, कॉलोनियल रूल ने हमें ये सब सिखा दिया था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू फ्यू, जबकि ब्रिटिश वालों ने तो जो वोटिंग का राइट है सिर्फ कुछ लोगों को दे रखा था। ऑन द बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, इसीलिए जो उनका लेजिस्लेचर था वो काफ़ी वीक था। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया में जो अपने इलेक्शन हुए 1937 में प्रोविजनल लेजिस्लेचर बनी, तो पूरे जो ब्रिटिश इंडिया था उससे मिनिस्टर चुने गए। देर वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट बनी थी ये फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, यानी कि पूरी तरीके से ये डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर रही थी। But the experience gained by Indian in the working of legislative institution proved to be very useful। लेकिन जो अपने लोगों को, लीडर्स को एक्सपीरियंस हुआ इन लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करने का, इन इंस्टीट्यूशन में काम करने का, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल रहा आगे अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि बाद में जब अपनी इंस्टीट्यूशन बनी, अपने सारी जो इंडिया के अंडर आई, तो इसलिए बाद में लोगों के लिए चीज़ नई नहीं थी कि वो इसमें किस तरह से वर्क करें। और दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ।
इसलिए भी हमने जो है कई चीज़ें ऐसी थी जो कॉलोनियल लॉ से एज इट इज़ उसको फॉलो कर लिया था, एडोप्ट कर लिया था, लाइक इंडियन एक्ट 1935। इस एक्ट को हमने एज इट इज़ ले लिया था। Years of thinking and deliberations on the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from other country, but on our own terms. हमारे लीडर्स के अंदर काफ़ी जो उन्होंने चिंतन किया, डेलिब्रेशन, बातचीत की, बहस की, तो उसका ये फ़ायदा था कि अब हमारे लीडर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतनी गेन हो गया था कि उनको ये कि दूसरी कंट्री से हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं, अपनी टर्म्स के ऊपर, क्या ये अपनी कंट्री के लिए सही है, नहीं है, इस तरह से। मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम किस किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे? सबसे पहले जो वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन हुआ था वो कौन सा था बेटा? फ्रेंच का। तो उसके जो आइडल थे हमने वो भी ले लिए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने किससे अडॉप्ट किया? ब्रिटेन से। द बिल ऑफ राइट, जो अधिकारों के राइट है वो हमने किससे लिए? यूएस से। The socialist revolution in Russia and inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what other had done. क्या कहता है कि हमने जितने भी दूसरी कंट्रीज से कोई भी लॉ या कोई भी आइडिया लिया तो हमने उसको सिर्फ एज इट इज़ इमिटेट नहीं किया, नकल नहीं किया, हमने हर स्टेप पर क्वेश्चनिंग की और ये देखा कि क्या ये हमारी कंट्री को सूट हो रहा है या नहीं, यानी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। हमने ये सब देखा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हु देन वर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बेटा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मेकर कौन थे? तो हमारे दिमाग में कुछ जो ब्रीफ यानी कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स की या कुछ इम्पोर्टेंट लोगों की ही एक सामने चीज़ आती है, उनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि किसने लिखा था, किस तरह से लिखा था। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने एक बहुत बड़ा दस्तावेज़ लिखने का काम किया, उसी को संविधान सभा कहते हैं जिन्होंने इसको राइट किया। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ वो कब था बेटा? जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ से आप बेटा कि जो पहली मीटिंग थी, पहली बार जो संविधान सभा की बैठक में लोग मिले वो 1946 दिसंबर में मिले। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जल्दी ही जो है 1946 के बाद ही तो बंटवारा हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बन गई। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एंड फॉर पाकिस्तान। अब इसके भी दो टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान, ये भी दो में बंट गया। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। उसके बाद कहता है कि जो ड्राफ्ट करने के लिए जो लोग इसको राइट करने के लिए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, 299 इसके मेंबर्स थे। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इन्होंने अपना काम 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस समय उस दिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कब? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसको कब इम्प्लीमेंटेशन में या इफेक्ट में लाया गया बेटा? 26 जन 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए आपको भी पता होगा बेटा कि हम जो रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में यानी वर्किंग में आया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूट मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। हम
50 साल पहले या 70 ईयर पहले लिखे गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंबर शामिल थे क्या उन्हीं के जो व्यूज़ है वो रिफ्लेक्ट होते हैं? तो कई सारे रीज़न है कि हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों मानते हैं। इट एक्सप्रेसेस ए ब्रॉड कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स टाइम। मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पार्टीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखने का काम किया क्योंकि जो उसके बेसिक आइडिया थे उनके ऊपर जितनी उनकी पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप है वो सभी कॉन्शियस यानी सहमत नहीं थे। इन सम अदर कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मियर पीस ऑफ पेपर। कई कंट्री में तो ये आज भी क्या है बेटा, जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, कोई इसको फॉलो नहीं करता। बट जो अपना इसका फॉलो करने का रीज़न है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट है। कैसे? ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी several group have questioned some provisions of the constitution but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। बहुत सारी जो अपने ग्रुप्स हैं, सर्वेल ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्वेश्चनिंग की तो है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग मेन क्या कहता है कि किसी भी पार्टी ने आज तक इसकी लेगिटिमेसी यानी जो इसकी वैधता है उसके ऊपर खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। तो दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक असाधारण अचीवमेंट हो सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कुड नॉट have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the member of existing provisional legislature that we mentioned above। आगे क्या कहता है बेटा? संविधान को मानने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि इंडिया के लोग ही इसका जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि किस तरह से उस समय पर जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता था, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान की सभा का जो इलेक्शन था वो देश के लोगों ने डायरेक्टली नहीं किया था। इसका जो चुनाव था या जो ये इसका इलेक्ट करने का तरीका था, जो अपनी प्रोविजनल असेंबलियां हैं उनकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने किया था, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। असेंबली वाज dominated by the Indian National Congress, the party that lead India's freedom struggle, but the Congress itself include a variety of political group and opinion. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different language, group, caste, class, religion and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different। फिर क्या कहता है बेटा? इसके लिए जो हमारे देश के लोग हैं उसमें इस सभा में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, जो अपनी कांग्रेस रही है जिसने अपने नेशनल मूवमेंट में भी काफ़ी उसके आगे काम किया है, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप थे, लोगों के अलग अलग विचार थे, बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेस के जो आइडियाज़ है, व्यूज़ है उससे सहमत नहीं होते थे। और सोशली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह से रहते थे, जो क्लासेस के हैं, रिलीजन के हैं, अलग अलग लोग रहते थे। संविधान जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कहता है? इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए होता। इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। तब इसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ अलग ही तरह की होती। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा कि किस तरह से इसको बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड इन सिस्टमैटिक ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। क्या कहता है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने जो बड़े सिस्टमैटिक ओपन खुले तरीके से काम किया था। फर्स्ट इसके लिए जो है सबसे पहले जो तैयार किया गया था एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई थी, जिसके चेयर यानी कि उसके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने प्रिपेयर किया था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था जिसके ऊपर की डिस्कशन किया जाना था।
Several round of thorough discussion took place on the draft constitution close by close, यानी कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक एक करके बहुत सारे दौर की चर्चा की गई। और इसके अंदर क्या कहता है, मोर देन 2000 अमेंडमेंट, इसमें कहता है कि कम से कम 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट होता है, चेंज करना उसको, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना, उसमें चेंजेस लाए गए, अमेंड किए गए। द मेंबर्स डिलिब्रेटेड ऑन फॉर 144 डेज, जो मेंबर्स थे उन्होंने जो 3 सालों के अंदर 3 ईयर्स में 114 टाइम्स उन्होंने क्या किया बेटा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहस की, चर्चा की। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्क स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, जितनी भी इनके अंदर हमारी आपस में इनकी जो डेलिब्रेशन बातचीत होती थी, जितना भी काम होता था उस सभी को रिकॉर्ड किया जाता था और उनको आज तक भी प्रिजर्व यानी कि संभाल कर रखा गया है।